आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। भाइयों, आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, नवमी तिथि है और आज जगह जगह सजे माता के पंडालों में सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना और कन्या भोज के आयोजन किए जा रहे हैं। भक्तिमय है पूरा वातावरण और इसी बीच मैं आपको कुछ राष्ट्रीय और बिहार के चुनाव की खबरों की ओर ले जाना चाहूँगा। अनुरोध है आपसे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और निर्णय लें कि देश की राजनीति में हो क्या रहा है। और यदि आपने अब तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी की आकृति वाली बटन को भी दबा दें ताकि फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो मेरी उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन संघ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे, जिन्होंने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए। किसी भी संगठन, व्यक्ति या समाज के लिए 100 वर्ष का समय थोड़ा नहीं होता। 100 वर्षों तक जिस संगठन ने अपनी पहचान बनाए रखी और बनाए ही नहीं रखी, निरंतर उसमें उत्तरोत्तर प्रगति भी की। विजयदशमी 1925 को जिस एक कमरे में बैठकर डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ बच्चों के साथ में आरएसएस की स्थापना की थी, आज वो आरएसएस एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है और भारत की राजनीति में उसका असर पिछले 11 सालों से लगातार देखा जा रहा है। आरएसएस भले अपने को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता हो, लेकिन भारत की राजनीति हमेशा आरएसएस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। आज वो आरएसएस 100 वर्ष का कल हो जाए। अब मैं आपको बिहार चुनाव की ओर लिए चलता हूँ। कल केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की। अंतिम वोटर लिस्ट के आने के बाद विपक्षी दलों में और इस देश के बुद्धिजीवियों में एक हड़कंप मच गया। बिहार से कुल 47 लाख कुछ हज़ार वोट कम कर दिए गए हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा। यह वोट काटे तो गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन किन कारणों से इनके नाम काटे गए हैं उसका श्रेणीवार विभाजन नहीं बताया। यही नहीं, 21,53,000 नए नाम जोड़े जाने का भी उल्लेख इन वोटर लिस्टों में है, लेकिन इसके बारे में भी कोई भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग द्वारा नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछली तारीख में
जो निर्णय दिया गया था कि आधार कार्ड को भी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जाने का एक प्रमाण माना जाए, उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को मान्यता देते हुए कितने वोटरों के नाम बढ़ाए गए हैं लिस्ट में, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी गई। चुनाव आयोग के इस कृत्य के बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कल से सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया में आ रही, जहां चुनाव आयोग के इस तरह के कृत्य की आलोचना भी हो रही है और बचाव करने में चुनाव आयोग की ओर से नहीं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए के नेता बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं। अब सवाल इस देश में ये उठता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका काम थर्ड अंपायर की तरह होता है, जो बिना किसी भेदभाव के किसी का बिना पक्ष लिए अपना निर्णय सुनाता है और वो सभी पक्षों पर मान्य होता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग पर चुनाव में धांधली बरतने के आरोप लग रहे हैं, वो निसंदेह भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। एक समय था जब भारतीय चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देश करते थे और वहाँ से तमाम प्रतिनिधिमंडल जब भारत में आम चुनाव होते थे तो उनको कवरेज करने के लिए बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े देशों से आते थे, केवल ये जानने के लिए कि भारत का निर्वाचन आयोग इतने बड़े देश में चुनाव कैसे करा लेता है, वो भी निष्पक्ष। लेकिन पिछले 2 चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल में जितना जलालत, जितने आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं, वो इसके पहले शायद कभी नहीं लगे। चुनाव आयोग ने कल बिहार चुनाव, जो कि इतना सेंसिटिव है और उस पर लगातार विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा जैसे निकाल रही है और वहाँ एसआईआर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय नहीं आया। सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर लगी हुई। पिछली तारीखों में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी ये टिप्पणी दी थी कि हम चुनाव आयोग ये ना समझे कि अधिसूचना जारी हो जाने के बाद हम चुनावों को रोक नहीं सकते, हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद भी कल जब चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की तो निसंदेह चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों के जवाब देने चाहिए थे। इस पर देश के वरिष्ठ पत्रकार देवांग ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बहुत बेहूदी थी, बेढंगी थी, जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और कल जब अंतिम वोटर लिस्ट आई तब चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसको चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अंतिम मतदाता सूची जारी करता और उससे उठने वाले सवालों के जवाब देता ताकि पक्ष और विपक्ष के लोग उससे संतुष्ट हो जाएं। इस संबंध में देश के बड़े एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व में चुनाव विश्लेषक रह चुके योगेंद्र यादव का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जब ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित की थी तो उस समय बताया था कि फॉर्म 6 से वोट बढ़ाने वाले 15,97,000 लोगों ने आवेदन किए हैं।
जब 15,97,000 लोगों ने आवेदन किए थे और अंतिम वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए गए हैं 21,53,000। तो ये 4,60,000 वोटर किस आधार पर बढ़ाए गए हैं, इसका कोई उल्लेख चुनाव आयोग ने नहीं किया है। इस देश के सभी प्रबुद्धजन ये जानते हैं कि फॉर्म 6 का प्रयोग केवल फर्स्ट टाइम वोटर बनने के लिए किया जाता है, और जब फर्स्ट टाइम वोटर बनने के लिए केवल 15,97,000 लोगों ने आवेदन किए थे, तो ये 21,53,000 नाम कैसे बढ़ गए। ये 4,60,000 वोटरों के नाम किस प्रक्रिया के तहत बढ़ाए गए और क्यों बढ़ाए गए, इसका कोई उल्लेख चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि इस देश का लोकतंत्र बार बार शर्मसार होता जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क हो चुके मतदाता को वोट डालने का अधिकार देने का कार्य चुनाव आयोग का है। मतदाता को केवल इतना बताना होता था कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। लेकिन अब उल्टी गंगा बहाई जा रही है। अब चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तभी आपको मतदाता बनाया जा सकता है। तो जो कार्य चुनाव आयोग का था वो कार्य आम मतदाता पर डाल दिया गया। इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बिहार चुनाव की महत्ता को जानते हुए बार बार बिहार के चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं, और हर दौरे में जो एक कॉमन बात होती है दोनों नेताओं की तरफ से, वो होती है घुसपैठियों के बारे में। बड़ी हंसी आती है। आपको आती है कि नहीं आती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो आती। पिछले 11 सालों से इस देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काबिज है, और देश में घुसपैठियों को पहचानने का, उनको निकालने का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष पर यह आरोप तो लगाते हैं कि विपक्ष घुसपैठियों को बचा करके उनके माध्यम से सत्ता पाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश की जनता को ये कभी नहीं बताते कि इन 11 सालों में उन्होंने किस प्रदेश में कितने घुसपैठियों की पहचान की है और कितने घुसपैठियों को उन्होंने देश से निष्कासित किया। हर देश से डिपोर्ट किए जाने वाले अवैध प्रवासियों के बारे में सूचनाएं जब तक सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा डिपोर्ट किए गए अवैध घुसपैठिए कब निकाले गए, कितने निकाले गए, किस देश के निकाले गए, इसकी कोई सूचना न तो सोशल मीडिया में आती है और न मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और ख़ास तौर से गृह मंत्रालय की। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो तो और चौंकाने वाले हैं। जिन लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए हैं, यदि वो सारे घुसपैठिए थे तो उनकी पहचान कब और कैसे हुई, और यदि पहचान कर ली गई थी तो उनको अब तक देश से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। ये प्रश्न एक स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए आम नागरिक के मन में भी, आम मतदाता के मन में भी, और स्वयं प्रश्न पूछने वालों के मन में भी। क्या हम मान लें कि धीरे धीरे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है, छीड़ किया जा रहा है, और अंत में फिर हम उसी तानाशाही की ओर बढ़ेंगे जहां जनता के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। 1947 में
ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जिसको हम आज़ादी का नाम देते हैं, उस आज़ादी और भारत में बनाए गए संविधान से ने देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया था। वो समानता और कहीं दिखाई पड़े या न पड़े, लेकिन मत डालते समय ज़रूर दिखाई पड़ती थी, क्योंकि प्रत्येक वोटर के वोट का महत्व समान रूप से रखा गया था। और यदि हम उस मतदाता से मतदान का अधिकार ही छीन लेंगे तो इस लोकतंत्र का क्या होगा। आज की वीडियो में बस इतना। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।